तो नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। रीड डीएसएससी केवीएस की तैयारी करने वाले सभी भावी शिक्षकों के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। तो याद रखिएगा, हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ में अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए। याद रखिएगा, हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से समझ के उत्तर देने का प्रयास करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या करा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है। तो पहला करा है कि 30 घंटे है, दूसरा करा है कि 56 घंटे है, तीसरा करा है कि 45 घंटे है और चौथा करा है कि 70 घंटे है। तो राइट आंसर यहाँ पे इसका क्या जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। अगर हम बात करें प्राइमरी स्तर पे तो 1 से 5 तक के अगर बालकों की बात किया जाए, यहाँ पे 1 से 5 तक की, तो इसमें जो कार्य घंटे जो है, कार्य दिवस जो है, याद रखिएगा 200 कार्य दिवस हैं। अगर इसमें 1 से 5 में शैक्षणिक कार्य घंटों की बात किया जाए तो लगभग 800 हैं, याद रखिएगा 1 से 5 तक के। अगर यहाँ पे 6 से 8 तक के बात किया जाए तो लगभग 220 यहाँ पे कार्य दिवस हैं और 6 से 8 में जो शैक्षणिक घंटों की संख्या है वो लगभग 1000 है, याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा, प्रति सप्ताह शिक्षक हेतु जो न्यूनतम कार्य घंटे हैं वो कितने हैं, 45 घंटे हैं। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि आरटीई एक्ट 2009 जो है ये 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था इसके अंतर्गत। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया एकदम तीसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बहुत ही बेहतर है, क्या कर रहा है थोड़ा सा देख लीजिए। कह रहा हमारा कि एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षार्थियों की या फिर विद्यार्थियों की विभिन्न संवेदिक समस्याओं के कारणों की पहचान और उन्हें दूर करने के लिए कौन सा अनुसंधान कार्य किया जाता है। तो पहला कह रहा है क्रियात्मक अनुसंधान, दूसरा कह रहा है कि गुणात्मक अनुसंधान और तीसरा हमारा कह रहा है कि ऐतिहासिक अनुसंधान और चौथा हमारा कह रहा है यहाँ पे वर्णात्मक अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर तो जाएगा, आप लोगों को पता है कि इसका राइट आंसर जाएगा पहले के आ जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत जाएगा, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा जो कार्य होते हैं उनके द्वारा छात्रों की जो विभिन्न संवेगित जो समस्याएं हैं उसके कारणों की पहचान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। देखिए तीसरा प्रश्न बहुत ही बेहतर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिमापों को, याद रखिएगा परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। तो यहाँ पे पहला हमारा कह रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा ही क्या किया जाता है, एक संतोषजनक क्या किया जाता है, परिणाम प्राप्त किया जाता है। तो यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा ही क्या किया जाता है, कारणों का पता किया जाता है। तो यहाँ पे परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत ये तो आपका होगा नहीं, इसका राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी नहीं जाएगा, यहाँ पे संज्ञानात्मक सीखने का सिद्धांत भी नहीं जाएगा। राइट आंसर जाएगा क्रिया प्रसूत अनुसंधान, क्योंकि क्रिया प्रसूत यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा जो शिक्षक होता है और छात्रों के विभिन्न जो संवेगात्मक जो समस्याएं होती हैं, कारण होती है, उसकी पहचान करके उसे क्या किया जाता है, बार बार इसमें दोहराया जाता है किसी कार्य को। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही बेहतर है। चौथा प्रश्न करा कि जब हम वर्तमान स्कीमा, याद रखिएगा स्कीमा की बात किया है, यानी आपके भंडारण की शक्ति की बात किया है, जो पहले आप सीखे हैं, का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है। तो पहला करा आत्मसातीकरण, संबंध कहा जाता है, संबंध यानी एक दूसरे से स्थापित किया जाता है, तो ये तो आपका गलत होगा। कह रहा है कि अनुकूलन मतलब होता है उसके अनुरूप ढालना, तो ये भी आपका गलत होगा। कह रहा है कि संतुलन बनाए रखने के लिए, किसी कार्य को बराबर रखने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, आत्मसातीकरण होगा। इसका राइट आंसर जितने लोगों का पहला एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि याद रखिएगा वर्तमान स्कीमा का प्रयोग जब बाह्य जगत में विश्लेषण हेतु करते हैं तो याद रखिएगा उसे आत्मसातीकरण कहा जाता है। इसका राइट आंसर जितने लोगों का पहला आया एकदम करेक्ट होगा। पांचवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण विशेषता नहीं है। तो पहला कह रहा है कि स्पष्ट उद्दीपक, यहाँ पे उद्दीपक, दूसरा कह रहा है हमारा कि अनुक्रिया का स्वतंत्रता और तीसरा कह रहा है कि व्यक्तिपरक प्रशिक्षण और यहाँ पे तीसरा चौथा कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ व्याख्या। यहाँ पे कह रहा है कि प्रशिक्षण, यानी याद रखिएगा प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है। कौन सा प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर पांचवें का किसके साथ जाएगा, तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ वस्तुनिष्ठ यहाँ पे जो प्रश्न होते हैं उसके लिए, याद रखिएगा। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे।
तो छठा देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यहाँ पे करा कि प्रतिभावान शिक्षार्थी की है, यानी कौन सी विशेषता है जो प्रतिभावान शिक्षार्थी है उसकी होती है। तो पहला कर रहा है कि यदि कक्षा में गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है, ऊब जाता है। दूसरा हमारा देखिए क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे, दूसरा कह रहा है कि वह यहाँ पे आक्रामक और कुंठित हो जाता है। और तीसरा कह रहा है कि वह रस्मी व्यवहार करता है साथ में, जैसे हाथ थपथपाना, हिलाना। और यहाँ पे चौथा हमारा कह रहा है कि वह बहुत सी तनुक मिजाज का हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा हमारा यहाँ पे छठे का। तो छठे का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो देखिए छठे का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ ही जाएगा, क्योंकि यदि कक्षा में गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वो क्या करता है, वह कम प्रेरित होता है, अनुभव करता है और उब जाता है। जैसे क्या है कि किसी कार्य को आप बार बार करा रहे हैं, मान लीजिए किसी बच्चे को आप बार बार क ख ग लिखा रहे हैं, बार बार लिखा रहे हैं रिपीट, तो उब जाएगा, उसे सीखेगा तो, लेकिन कम। क ख के बाद आप बताएं कि क से क प्लस म प्लस ल बराबर कितना होता है, इसे लिखो मिलाकर। तो क्या करेगा, नया खोज करेगा उसे लिखने के लिए, कमल पढ़ेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां देख लेते हैं क्या करा है। सातवां बहुत ही बेहतर है, करा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। करा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए, एक वास्तविक लक्ष्य के लिए नहीं। गलत है। कह रहा है कि विद्यालयों का भार बढ़ा देना चाहिए, नहीं, याद रखिएगा ये भी आपका ऑप्शन गलत है। कह रहा है कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु धारण परिवर्तन के सापेक्ष रखता है, यही राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरा, सातवें का। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां देख लेते हैं कितने लोगों का ये सही होता है। कह रहा है हमारा आठवां हमारा कह रहा है कि समस्या समाधान नहीं है। पहला कह रहा है कि लक्षणोन्मुखी, दूसरा कह रहा है कि एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, और तीसरा हमारा कह रहा है कि समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित होता है, और चौथा कह रहा है संगीत संबंधित योग्यताओं के बारे में। तो यहाँ पे कह रहा है कि समस्या समाधान नहीं है, तो कौशल यहाँ पे कह रहा है कि लक्षणोन्मुखी, जब तक आपके लक्ष्य का पता नहीं होगा तो आप किसी कार्य को नहीं करेंगे, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये गलत है। कह रहा है कि एक कौशल है जो सीखा जा सकता है, सही बात है। समस्या समाधान एक कौशल ही तो है जिसका अभ्यास किया जाता है, बार बार अभ्यास करने से उस समस्या को दूर किया जा सकता है। तो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार ये भी आपका गलत है। कह रहा है हमारा समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग, क्रमिक मतलब लगातार एक क्रम में चलने रहना, ये भी ऑप्शन आपका सही है, लेकिन और प्रश्न के आधार पर ये गलत है। संगीत संबंधी योग्यता, देखिए संगीत संबंधित योग्यता के बारे में ही आपका क्या होगा, यही ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, देखिए याद रखिएगा, इसमें समस्या समाधान नहीं किया जा सकता है संगीत किस योग्यता में। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नौवें प्रश्न पे। नवा प्रश्न बहुत ही बेहतर है, देखिए इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एक बनते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की क्या है। तो पहला कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है पहला कि आत्मनिष्ठ विधि, और दूसरा कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ विधि, और तीसरा कह रहा है कि प्रक्षेपी विधि, और चौथा कह रहा है कि प्रयोगात्मक विधि। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट करिए नौवें का। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, प्रक्षेपी विधि के साथ जाएगा। याद रखिएगा जितने लोगों का तीसरा एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो होता है ये टेट व्यक्तित्व को मापने की एक प्रक्षेपी विधि है। याद रखिएगा इसमें देखिए ये इन्होंने एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, एक थे रोरसा, ये स्याही धब्बे के लिए जाने जाते हैं, स्याही धब्बे के लिए जाने जाते हैं। दूसरा हमारा है एक प्रयोग होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इस परीक्षण के द्वारा इस परीक्षण का प्रयोग कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1935 में किया गया था, हुआ था, याद रखिएगा। और इसमें जो कार्डों की संख्या होती है 31 कार्ड होते हैं, और जो चित्रों की संख्या होती है, याद रखिएगा जो तीसरों की जो संख्या होती है यहाँ पे 30 होती है, 30 चित्र होते हैं जिसे दिखाकर बालकों को क्या किया जाता है, यहाँ पे काल्पनिक चीजों को दर्शाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो गया था हमारा यहाँ पे तीसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां का देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। 10वां ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। तो पहला करा है हमारा यहाँ पे करा है कि सामवेगिक चिंतन यानी इमोशनल थिंकिंग, दूसरा हमारा कह रहा है कि अभिसारी चिंतन, तीसरा हमारा कह रहा है कि अपसारी चिंतन, चौथा कह रहा है कि हमारा अहमवादी चिंतन। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का किसके साथ जाएगा। अगर 10वें की बात किया जाए तो अपसारी चिंतन के साथ जाएगा। याद रखिएगा कि ये सृजनात्मकता के लिए लेके जाता है। क्यों लेके जाता है, याद रखिएगा अगर हम कहते हैं कि 3 + 4 कितना होता है, तो ये बालक कहेगा 3 + 4 हमारा 7 होता है, ये जो अभिसारी चिंतन की तरफ जाएगा। लेकिन अगर हम कहेंगे कि 8 को आप कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो बालक कहेगा कि हम लिख सकते हैं 1 + 7
6 + 2, 3 + 5 या फिर 4 + 4 ऐसे करके लिख सकता है, यानी अपने अपने तरीके से जवाब दे सकता है। उत्तर एक ही आएगा, तो यही आपका राइट आंसर जाएगा हमारा। किसके साथ जाएगा? तीसरे के अपसारी चिंतन। 11 का हमारा देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतर प्रश्न है। कह रहा है कि यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो कह रहा है कि हमारा कि यदि एक बालक है जिसकी वास्तविक आयु 13 वर्ष है और मानसिक आयु 14 वर्ष है, बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो पहला कह रहा है हमारा यहाँ पे कि 112.50 और दूसरा कह रहा है कि 107.69 और तीसरा कह रहा है 110.25 और चौथा कह रहा है हमारा यहाँ पे 100.50। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? आपको पता है कि जो बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र होता है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो इसी के आधार पर आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है हमारा, यहाँ पे मानसिक आयु कितना दिया है? 14 दिया है। 1 मिनट, मानसिक आयु दिया है हमारा 14 और यहाँ पे वास्तविक आयु दिया है 13 और गुणा हम करेंगे 100। ठीक, और बराबर में जो उत्तर हमें प्राप्त होगा 107.69 107.69 कौन सी ऑप्शन में है? तो हमारा दूसरा ऑप्शन है, किया जाएगा हमारा यहाँ पे एकदम सही होगा। तो राइट आंसर जितने लोगों का दूसरा आया है एकदम हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का हमारा देखिए क्या करा, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने किया था? तो पहला करा स्किनर, दूसरा करा कि पावलोव, तीसरा करा था थॉर्नडाइक, चौथा करा हमारा यहाँ पे कोहलबर्ग। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 12 का। तो 12 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से हम इसका आंसर बता दीजिए। इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे, इसका दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा, पावलोव के द्वारा। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनल सिद्धांत जो दिया था हमारा यहाँ पे पावलोव ने दिया था। एक बात और है, याद रखिएगा, इस प्रश्न में 11वें प्रश्न में अगर बात की जाए इसका प्रयोग कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1912 में किया गया था। और किसके द्वारा, कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के रहने वाले थे। ये जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे और इनका नाम क्या था? विलियम स्टर्न था। ठीक, स्टर्न था। ये बुद्धि का प्रासंगिक विकास सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। तो राइट आंसर गया था हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13 का देखिए हमारा कह रहा है कि बाल अपराध का कारण क्या है। तो पहला हमारा करा कि माता पिता में अनबन रहना, दूसरा हमारा करा परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना, तीसरा करा परिवार में आपस की सहमति से कार्य करना और चौथा करा कि समृद्धि परिवार। तो राइट आंसर यहाँ पे बाल अपराध का कारण क्या होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे माता पिता का अनबन रहना। याद रखिएगा, सहानुभूति रहेगा तो बालक कभी करेगा ही नहीं। परिवार में आपस की सहमति रहेगी तो कोई भी कार्य बालक गलत नहीं करेगा। समृद्ध परिवार रहेगा तो कोई बाल अपराध होगा ही नहीं, बालक किसी दूसरे कार्य को करेंगे ही नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले के। आज की क्लास का 14वां प्रश्न है। 14 का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा। 14 का ये कह रहा है कि बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय ध्यान नहीं दिया गया है? किस पर ध्यान नहीं दिया गया? तो पहला कह रहा है अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, और यहाँ पे दूसरा हमारा कह रहा है कि घुनमुक्त बालकों को प्रवेश सुनिश्चित करना, तीसरा कह रहा है एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, चौथा कह रहा है कि 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था करना। तो राइट आंसर यहाँ पे 14 का किसके साथ जाएगा? तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आज के इस 15वें का उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा चरण यहाँ पे शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? पहला करा यहाँ पे उपकल्पनात्मक का निर्माण, दूसरा हमारा करा प्रयोग क्रियान्वित मूल्यांकन, तीसरा करा है कि सामान्यकरण, चौथा हमारा कह रहा है कि साहित्यिक पुनः परीक्षण। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 15वें का। जल्दी से कमेंट कर दीजिए और इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा और बताइएगा कि 15वें का आंसर क्या जाएगा, पहला जाएगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि क्लास आप लोगों के लिए बनाई गई है बहुत ही बेहतर तरीके से। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देखिए, बताइएगा कि आज आपने स्कोर कितना किया, 15 में से कितना स्कोर किया, 12 किया, 13 किया या फिर 10 प्रश्न किए। 10 तक आप लोगों के सही प्रश्न हैं जितने भी लोगों ने आज के प्रश्न किए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।